मसला सिर्फ पीएफआई का नहीं है। जी। संजीव भट्ट भी तो जेल में है, पुलिस ऑफिसर है। गुजरात के डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री कुमार, वो भी तो जेल में है। डीजीपी, वो कौन से आतंकवादी हैं भाई? तीस्ता सीतलवाद, वो भी तो जेल में है। तो मैं ये तो मुनासिब नहीं समझता कि अकेला मुसलमान आवाज बुलंद करे। ये डिक्टेटरशिप में तो होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। इस पूरे एपिसोड की क्रोनोलॉजी में जाए, जी। जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, तब हमको शायद पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो ये कोई कुक्ड एक स्टोरी है, और ख़ास तौर पर एक तो उसका मकसद शायद ये है कि वो जो आरएसएस के प्रचारक की तरफ से जो बात कोर्ट में कह दी गई एक एफिडेविट के जरिए से, उसकी तरफ से देश की तवज्जो को हटा दिया जाए कि 21 सितंबर को बेंगलोर के पुलिस स्टेशन में एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की तरफ से एक कंप्लेंट आती है, और वो कंप्लेंट सिर्फ ये कहती है कि हमको रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है जी। कि ये जो पीएफआई वाले हैं, ये इंडियन मुस्लिम्स को रेडिकलाइज कर रहे हैं, रेडिकल उनको बना रहे हैं। बस उसमें कोई इंसिडेंट, कोई वाकया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ भी नहीं बयान की गई, बल्कि ये कहा गया है कि हमको एक इंफॉर्मेशन मिली है, रेडिकलाइज कर रहे हैं मुसलमानों को। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार मुल्क के जो हालात हैं और उन हालातों के बहाने जो एक खेल खेला जा रहा है, जो तस्वीर देश के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात करना लाजमी हो चुका है। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बीते 5 दिन पहले कार्रवाई होती है और कार्रवाई के दौरान 106 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो टॉप लीडरशिप होती है। आज फिर दोबारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर कार्रवाई होती है और 177 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और 2 महीने के लिए शाहीन बाग में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, धारा 144 लागू कर दी जाती है। तमाम आरोप अभी एनआईए द्वारा लगाए गए हैं, सबूत सामने आए नहीं, फिर भी कभी उन लोगों के लिए संदिग्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी गजवाए हिंद कहा जा रहा है, तो कभी इस्लामिक संगठन बताने की कोशिश की जा रही है। आज इस तमाम पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सजाद नुमानी साहब मौजूद हैं। हजरत, जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम इस पूरे एपिसोड की क्रोनोलॉजी में जाएं, जी। जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, तब हमको शायद पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जी। 29 अगस्त को एक एफिडेविट दाखिल हुआ एक कोर्ट में। आरएसएस के एक प्रचारक थे बहुत जमाने से, जी। यशवंत शिंदे, जी। उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल करके ये कोर्ट के सामने कहा कि मैं एक गवाही देना चाहता हूं कि मैं उस षड्यंत्र का पार्ट रहा हूं कि किस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो ब्लास्ट हुए तो वो आरएसएस ने करवाए। जी। मैं उसमें खुद शामिल था, जी। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। जी। ये उसने एक एफिडेविट दाखिल किया। जी। अब यहां से एक कहानी शुरू होती है। अब इसके बाद आप अचानक ये देखते हैं कि 22 सितंबर को उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन सीबीआई की तरफ से दाखिल होती है, और वो एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट की जाती है, प्रेयर की जाती है कोर्ट से, कि यशवंत शिंदे के इस एफिडेविट को कोर्ट रिजेक्ट कर दे, क्योंकि इस एफिडेविट ने देश की तवज्जो
इधर बढ़ाई थी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो अगर शक्ति को, अपनी ताकत को पॉजिटिव अंदाज से इस्तेमाल करे तो देश में एक जबरदस्त, बेहतरीन, पॉजिटिव एक डेवलपमेंट हो सकता है जी, भाईचारा फैल सकता है, इकोनॉमिकली हमारा देश और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो वो उस संगठन की एक ऐसी तस्वीर लोगों के सामने आई, और वो भी एक एक्टिविस्ट की तरफ से, एक प्रचारक की तरफ से, और वो भी कोर्ट में एक एफिडेविट के जरिए। कोई वो सड़क पर की गई कोई स्पीच नहीं है, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वो एफिडेविट जिसकी एक बड़ी लीगल हैसियत होती है। अब ये जो एप्लीकेशन उधर सीबीआई की तरफ से जिस तारीख को दाखिल की गई, उसी तारीख में अचानक ये छापे मारे गए और रेड्स किए गए पीएफआई के लोगों पर जी। और उससे पहले एक बहुत अहम बात नोट करने की ये है कि 21 सितंबर को बेंगलोर के पुलिस स्टेशन में एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की तरफ से एक कंप्लेंट आती है, और वो कंप्लेंट सिर्फ ये कहती है कि हमको रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है जी कि ये जो पीएफआई वाले हैं ये इंडियन मुस्लिम्स को रेडिकलाइज कर रहे हैं, रेडिकल उनको बना रहे हैं। उसके अल्फाज जो मुझे बताए गए हैं या लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है ऑफिशियल, उसमें उन्होंने कहा है कि द कंप्लेंट filed by an officer of the crime branch on which basis an FIR has been registered in KG Halli Police Station, Bengaluru, reveals reference to credible information being received on 21st September evening of the staple allegations leading to criminal cases against the PFI. बस उसमें कोई इंसिडेंट, कोई वाकया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ भी नहीं बयान की गई, बल्कि ये कहा गया है कि हमको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ये लोग जो हैं ये रेडिकलाइज कर रहे हैं मुसलमानों को जी। तो अब इससे ऐसा लगता है कि ये कोई कुक्ड एक स्टोरी है, और खास तौर पर एक तो उसका मकसद शायद ये है कि वो जो आरएसएस के प्रचारक की तरफ से जो बात कोर्ट में कह दी गई एक एफिडेविट के जरिए से, उसकी तरफ से देश की तवज्जो को हटा दिया जाए और कोई और न्यूज ऊपर चला दी जाए और पूरे देश को उसी तरह मुतवज्जे कर दिया जाए और जहन को उधर से हटा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह का एक मूव है, और मैं आप जो लोग मुझको जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी तरह की एक्सट्रीमिज्म के सख्त खिलाफ जी। मैं चाहता हूं कि देश में जो बात भी हो डायलॉग के जरिए हो, बातचीत के जरिए हो, और जब दो भाई भी एक घर में रहते हैं उनके दरमियान भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो जिस देश में 125 करोड़ लोग रहते हों, जिनकी अलग अलग धर्म हों, अलग अलग तहजीबें हों, जुबानें हों, अलग अलग इलाके हों, रीति रिवाज हों, तो उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आपस में बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए, न ये कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कोई भी टेरर फैलाना चाहता है इस देश में, वो मुसलमान हो या उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी संगठन हो, सज्जाद नोमानी और हम सब उसके खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ है। अगर ये साबित हो जाए कि फला ऑर्गेनाइजेशन ने वाकई कोई आतंकवादी स्कीम बनाई है और वो आतंकवाद फैलाना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कोई भी संविधान और पीस को पसंद करने वाला नागरिक उससे इख्तिलाफ करेगा। कोई भी हो, हम खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। लेकिन ये जो जिस अंदाज से एक सिविल वॉर में झोंक देना चाहते हैं कुछ लोग,
मैं सबसे पहले ये कहता हूँ वो मुल्क के दुश्मन है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के दुश्मन नहीं है, वो किसी अकलियत के दुश्मन नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि मुल्क के दुश्मन नहीं है। और एक और खबर मुझे मिली है, वो ये कि कुछ दिन पहले रशिया में, रूस में कोई शख्स पकड़ा गया, उसका नाम नहीं आया, और ये कहा गया कि वो रूस की एजेंसी ये कहती है कि वो शख्स जो है वो प्लान बना रहा था, वो इंडिया में जाकर किसी बड़े आदमी का मर्डर करना है और उसके जरिए से मुल्क के अंदर एक जबरदस्त दहशत फैलाना, सिविल वार करना, ये शायद उसका मकसद था, बताया जा रहा है। तो मैं डिटेल में तो अभी नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल ये कि कहीं ये कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र तो नहीं है, हमारे मुल्क के खिलाफ कोई बैनुल-अक़वामी साजिश कोई बड़े पैमाने पर तो नहीं है। मुल्क के अंदर भी एक अनरेस्ट पैदा करना, बड़े पैमाने पर कोई आपस में झगड़े पैदा करना, उसके बाद देश के अंदर एक गुस्से का माहौल बना देना, पता नहीं कौन सा वाकया पेश आ जाए। मुझे याद आता है कि महात्मा गांधी को जब गोडसे ने मारा तो शुरू में ये मशहूर किया गया कि मारने वाला एक मुसलमान है, उसका ये नाम है अब्दुल्ला, ये है वो है। वो तो कहिए कि उस वक्त जो सरकार थी उसने जिम्मेदारी महसूस की, और खासतौर पर पटेल ने, उन्होंने साफ रेडियो पर आकर कहा कि वो शख्स गिरफ्तार हो गया है और वो मुसलमान नहीं है, उसका ये नाम है। तो एक बहुत बड़ी क़यामत जो उस वक्त देश में आ सकती थी वो रुक गई। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह की कोई साजिश कहीं पर हमारे देश के खिलाफ रची जा रही हो। मैं तो इसको इस नजर से देखता हूँ, क्योंकि हजरत ये भी आरोप लगाए गए कि विदेशों से फंडिंग आ रहा था, खासतौर पर खाड़ी देश जो हैं वो फंडिंग कर रहे थे। कुछ एक दो नाम जो हैं गृह मंत्रालय ने जारी किए, आईआईएफ करके इन्होंने बना रखा था, आईएसएफ करके बना रखा था, और आईएसएफ जो है बड़े कारोबारी की कंपनी है, वो जो आईएस को गाड़ियां बेचती है। कुछ इस तरीके के दावे जो हैं जनता के सामने, मीडिया के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके। जो खेल मीडिया में चल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कभी गजवाए हिंद तो कभी इस्लामिक संगठन का आप जिक्र करने लगे, कैसे देखा और कितना खतरनाक हो सकता है मुल्क के लिए ये जो खेल खेला जा रहा है? देखिए, सच्ची बात बताऊं आपको, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये सब सच है, मानिए कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है जो इस तरह की जबरदस्त साजिशें कर रहा है, आप बताइए अगर देश को पर रूल करने वाले लोग सिंसियर हैं तो क्या इन बातों को उनको मीडिया में लाना चाहिए? इन सारी चीजों को उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए और मजबूत सबूतों के साथ पेश करना चाहिए। पूरा देश हमारे समेत उनके साथ खड़ा होगा कि इन सबको फांसी भी लटकाओ, इन सबको सख्त से सख्त सजा दो। लेकिन जब आप कोर्ट में जाने से पहले मीडिया ट्रायल शुरू कर दें और एक बदनाम करना शुरू कर दें, तो कम से कम शक तो पैदा होता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मकासद है। क्योंकि जब आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो आप शोर नहीं मचाते, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में सबूत पेश करते हैं। कौन कहेगा कि ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए? मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि कोई एक भी इंसान वो होश आवाज रखते हुए ये राय पेश करेगा कि इनको माफ कर देगा। हम सब कहेंगे कि इनको बदतरीन सजा दी जाए। लेकिन मीडिया के सामने रखना, पूरे मुल्क के माहौल को खराब कर देना, इससे तो भाई शक होता है कि शायद सच्चाई कुछ और है और मकसद कुछ और। सच्चाई कुछ और है, मकसद कुछ और है। इसी के साथ साथ हजरत ये भी देखा जा रहा है कि ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पहली बार देश में किसी संगठन के ऊपर जो हैं 5 सरकारी तंत्र जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी, एनआईए, रॉ लगा दिया गया है, एटीएस तमाम महाराष्ट्र की, असम की, उत्तर प्रदेश का एटीएस जो है इस पर शिकंजा कस रहा है। कैसे देखते हैं, क्योंकि जिन जिन राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं जो सक्रियता दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी रूलिंग पार्टी में, तो क्या माना जाए कि 2024 की तैयारी भी इसी बहाने से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जाए? देखिए, आमतौर पर बहुत से लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं जी। इस तरह की बातें, इस तरह के अंदेशे
लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल मकासद के लिए किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो सच्ची बात ये वो देश के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आप सरकार में आ जाएंगे, लेकिन आप बताइए कि क्या इससे विदेशी इन्वेस्टमेंट इन मुल्क में बढ़ेगा या घटेगा? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना सरमाया लेकर मुल्क से भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे मुल्क से बाहर चला गया। और सिर्फ फॉरेनर्स नहीं, इंडियन इन्वेस्टर्स भी अब वो अपना सरमाया इंडिया से निकाल कर बाहर लगा रहे हैं। तो ये तो हमारे मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है। ये कैसे वो लोग कर सकते हैं जो मुल्क के खैर खा? तो मुझे तो इसमें कहीं ना कहीं किसी साजिश की बू आती है। लेकिन मैं कभी भी कोई रिमार्क ऐसा नहीं पास करता जिसके लिए मैं कोई ठोस सबूत न पेश करता। फिर मैं और वो बराबर हो जाएंगे, हम और वो बराबर होते हैं। जी जी जी। हम सुबह जरूर जाहिर करते हैं और उसकी एक लॉजिक पेश करते हैं कि आप जब इस तरह की माहौल बना रहे हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि आगे चलकर खुदा जाने इस मुल्क में क्या होगा, कितनी सिविल वॉर कितने बड़े पैमाने पर फैलेगी, तो पहला नुकसान इसका मुल्क को पहुंचेगा। और वो इस तरह होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो पहले ही से बहुत ज्यादा इस वक्त गिरी हुई है, महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा हुआ है, जॉब्स हमारे कितने ज्यादा चले गए, कितने लोग जॉबलेस हो गए, ये सब हालत मुल्क की और ज्यादा खराब होगी। इसलिए मैं तो एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपील ही कर सकता हूँ कि ऐसा न करें। जो लोग भी कर रहे हैं वो ऐसा न करें। हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हर पहलू से हमारे मुल्क को तरक्की मिले। क्योंकि अशरत एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश की गई इसी के बहाने के, एक ऑर्गेनाइजेशन, सूफी ऑर्गेनाइजेशन आया, मीडिया में हल्ला मचा दिया गया कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी तंजीम जो है उसने पीएफआई को बैन लगाने की बात की। उसके बाद जो है पसमानदा महाज ने अपील की है। ये मैं देश को बता रहे हैं कि सबसे बड़े मुस्लिम तंजीम है। और जो मुस्लिम मुस्लिम करके जो खेल खेला जा रहा है, तंजीमों का नाम लिया जा रहा है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? फिर मुझे लगता है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं वो भी शायद अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा तंजीमें नहीं है, इन्हें कोई जानता भी नहीं है, कोई इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो इस तरह की कुछ समा बांध रहे हैं। इसी से और ज्यादा उनकी नीयत पर शक होता है कि ये सब जो पहले से कर रहे हैं, वो अभी कल ही उन्होंने कोई मुलाकात की है भागवत साहब ने हमारे, अब क्या मैं तबसरा करूं उनके ऊपर जी, वो और उनके वालिद साहब किबला, क्या उनकी हिस्ट्री है, कौन नहीं जानता उनको। तो अब इन लोगों को कोई हैसियत है? मुल्क, अगर हम खुद चाहते हैं कि डायलॉग हो, कितना अच्छा होता कि सबसे बड़ा जो मजबूत संगठन है आरएसएस, वो मुल्क की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से रब्ता कायम करता और ये कहता कि आप जमा कीजिए मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स को, और हम जमा करते हैं और हम लोग बैठ कर एक लंबी गुफ्तगू छेड़ते हैं ताकि हम इस मुल्क में एक आपसी भरोसा, भाईचारा, उसका माहौल बना सके। तो ये लोग तो, सच्ची बात ये है, मैं तो ये समझता हूं कि मोहन भागवत साहब ने अपने ही साथ ज्यादती की है। वो बहुत बड़े कद के लीडर हैं और दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ के वो सरसंचालक है। उनको इस सतह पर नहीं आना चाहिए, इस लेवल पर नहीं आना चाहिए। जो बड़ी जेन्युइन लीडरशिप है, जो बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे वो बात करें और सिर्फ मुसलमानों से नहीं, वो फिर बात करें हमारे जो सोशली जो शोषित समाज है, जो दलित समाज है, जो ओबीसीज हैं, जो एससी एसटीज के लोग हैं, उनसे बातचीत करें और देखें कि क्या आपको शिकायतें हैं। अब भीमा कोरेगांव का किस्सा कौन भूल सकता है, क्या हुआ था वहां, और ये हर कुछ दिन के बाद होता है।
अब 13 साल की एक लड़की के साथ रेप किया एक 55 या 56 साल के शख्स ने। तो ये सब जानते हैं कि ब्राह्मणिकल जो सोशल ऑर्डर है, जो एक मनुवादी ताकतें हैं, वो दरअसल एक अपना कब्जा जारी रखना चाहती हैं, जो 3500 साल से उन्होंने इस देश पर कब्जा जमाए रखा है। तो ये चीजें अब मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक ये सब षड्यंत्र या साजिशें कामयाब हो पाएंगे। हाँ, परेशानियां आ सकती हैं, उससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि अशरफ, जब मुलाकात का जिक्र आपने किया है तो मुलाकात के जरिए उस दिन मीडिया में दो खेल खेले जा रहे थे। एक तरफ ये दिखाया गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो मस्जिद गए, उन्होंने मजार पर जाकर के फूल चढ़ाए, मदरसे के बच्चों से मिले। जब ये मुलाकात खत्म हो गई तो ठीक कुछ ही देर बाद ये बताया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, 106 जो टॉप लीडर तंजीम को चला रहे थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये जो खेल मीडिया में खेला गया उसे फिर कैसे समझा जाए? क्या ये माना जाए कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि मोहब्बत कायम करने के लिए मोहन भागवत ये कदम उठाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की नफरत? मेरे ख्याल में आपके सवाल में ही जवाब आ गया जी। आपने मुझे तकलीफ से बचा लिया। बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, इस पर कोई कमेंट की जरूरत ही नहीं। मैं तो फिर एक बार अपनी बात दोहराऊंगा, मोहन भागवत साहब ने अपने कद को छोटा कर दिया। वो बहुत बड़े मतलब हाइट के लीडर है, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। अब वो क्या कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, किसको विजिट कर रहे हैं, मैं किसी शख्सियत पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, सबका एहतराम करता हूँ। हो सकता है कि हमारे दरमियान राय का इख्तिलाफ हो, लेकिन फिर भी उन्हें अपने लेवल के लोगों तक अप्रोच करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुसलमानों से अप्रोच करना शुरू किया है, लेकिन काश के कोई आपके चैनल ही के जरिए मेरा ये मशवरा, मेरी एक रिक्वेस्ट बहुत रेस्पेक्टफुली उन तक पहुंचे कि वो जेन्युइन जो मुस्लिम लीडरशिप है उनसे वो राब्ता कायम करें। हम सब उनका सहयोग करेंगे। हर्षद, इसी के साथ साथ लोगों के जहन में सवाल ताजा हो रहा है कि कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के जो कार्रवाई हुई है उस पर खामोशी है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। यही जो है तमाम ताकतें चाहती हैं कि लोग सड़कों पर उतरे, उसके बाद कार्रवाई की जाए। ऐसे में क्या करने की सख्त जरूरत है? देखिए, मसला सिर्फ मुस्तैफाई का नहीं है जी। संजीव भट्ट भी तो जेल में है, पुलिस ऑफिसर है। गुजरात के डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री कुमार, वो भी तो जेल में है। डीजीपी, वो कौन से आतंकवादी हैं भाई? तीस्ता सीतलवाद, वो भी तो जेल में है। तो मैं ये तो मुनासिब नहीं समझता कि अकेला मुसलमान आवाज बुलंद करे, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि जितना ऑप्रेस क्लास है, सोशली और पॉलिटिकली, जिसकी आवाज को कुचला जा रहा है, अब हालत ये है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होगा कि आप कोई मुखालिफ आवाज या राय, कोई दूसरी ओपिनियन भी नहीं दे सकते। जहां जिसने कोई मुखालिफ बात करनी शुरू की, उस ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर और उसके जो प्लान को थोड़ा नुकसान पहुंचाती हो, वो फिर उसको बहुत बहुत ही सख्ती के साथ रोका जा रहा है। ये डिक्टेटरशिप में तो होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। तो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं, वरना उनका तो सारी शोध कामयाब हो जाएगी, वो मुल्क को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ जितने मजलूम तबकात हैं, वो क्रिश्चियंस हो, वो सिख हो, वो बुद्धिस्ट हो, वो ओबीसी हो, वो SC ST हो, वो कोई भी हो, वो मिलजुल कर इस देश में लोकतंत्र की बहाली, संविधान के बचाना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं उनको बचाने के लिए इकट्ठा होकर आगे बढ़ें और संघर्ष करें। और मैं इस सिलसिले में बहुत पुरुम्मीद हूँ कि जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, मुसलमानों ने कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाया, और मैं इसको समझदारी की बात समझता हूँ, इसको मैं बुज़दिली की बात नहीं समझता। और ये भी खुशी की बात है कि नॉन मुस्लिम लोग बराबर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा जोरदार बयान दिया है। भगत सिंह छात्र एकता, उनका स्टेटमेंट मुझे कल ही मिला है, वो मेरे हाथ में है, उन लोगों ने भी इसका बयान दिया है। और ऐसे बहुत सी चीजें आप ज्यादा जानते हैं, तो मैं इसको बेहतर समझता हूँ कि भारत के दस्तूर और इंसाफ और अमन पसंद करने वाले सब नागरिकों को इकट्ठा होकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।